हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ हूँ क्लास 12th चैप्टर 2 सॉल्यूशन। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन में इनिशियली हमने डेफिनेशन से स्टार्ट किया था। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। वो प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, डेफिनेशन ऑलरेडी हो चुकी थी अपनी। ये टोटल 4 टाइप की प्रॉपर्टीज़ थी। उसमें फर्स्ट हमने देख लिया था रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। इन तीनों से रिलेटेड एक छोटा सा डेरिवेशन था जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की, जो फिर सोल्यूट के नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक फिजिकल प्रोसेस, ऑस्मोसिस। एक प्रोसेस ऑस्मोसिस एक्चुअल में होता क्या है? ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स का कब और कहाँ किस डायरेक्शन में होता है, तो इस चीज़ को हम समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा फिगर के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है। इफ़ वी सेपरेट दैट ए प्योर सॉल्वेंट एंड ए बाइनरी सॉल्यूशन बाय एसपीएम, सेमी परमेम्बियल मेम्ब्रेन के थ्रू यदि प्योर सॉल्वेंट और बाइनरी सॉल्यूशन को हम सेपरेट करें, या फिर इसके ऑपोजिट हम एक डाइल्यूट और एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को, दो ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंसनट्रेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है, जब उनको एसपीएम से हम सेपरेट करते हैं तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स अपने हायर अमाउंट से, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट और बाइनरी सॉल्वेंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट में ज़्यादा होंगे, और एक जब डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन को करते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें सोल्यूट का जो अमाउंट होता है वो दूसरे से कम होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, हाई होता है। और कंसंट्रेट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो क्या होगा, सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो तो हाई होगा, बट सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो तो लो होगा, बट सोल्यूट का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कंपेयर करना आपको सॉल्वेंट के अमाउंट को। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा होता है, कन्फर्म है डाइल्यूट सॉल्यूशन में वो अमाउंट ज़्यादा होगा। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स अपने अधिक अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। तो प्रॉपरली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ए प्योर सॉल्वेंट and a binary solution or two binary solution having different concentration are separated by SPM, then the solvent particles are moved from lower concentrated मतलब dilute solution to concentrate solution की तरफ मूवमेंट करना शुरू करते हैं। तो solvent particles का अब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट, डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ मूवमेंट, या प्योर सॉल्वेंट से बाइनरी सॉल्यूशन की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, ये मूवमेंट क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। हमारा हेडिंग था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो है मैक्सिमम या एक्सेस प्रेशर अप्लाइड ऑन द सिस्टम। हम जब ये सिस्टम, जब दो अलग अलग ये सिस्टम जो हमने सेटअप किया है यहाँ पे, इस सिस्टम पे एक ऐसा प्रेशर अप्लाई करें जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट को क्या कर दे, स्टॉप कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। वो मैक्सिमम एक्सेस अप्लाइड प्रेशर देन कैन स्टॉप द प्रोसेस ऑस्मोसिस, या दैट कैन स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मूवमेंट को रोक देता है वो प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो ये ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग हमने 3 टाइप के सॉल्यूशन कंपेरेटिवली ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने डिफाइन करने के बाद जैसे पीछे वाली तीनों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था, वैसे यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरली पाई से डिनोट करते हैं। पाई इज इक्वल टू होता है CRT। ये जो फॉर्मूला बना वो कहाँ से बना, जो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन सी PV इज इक्वल टू NRT से ही बना है। यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास आता है N/VRT। यहाँ P को है, वो P को डिनोट किया जा रहा है किससे, पाई से। तो पाई इज इक्वल टू CRT। C फॉर कंसंट्रेशन हो गया। कंसंट्रेशन कैलकुलेट कैसे की जाती है,
मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से इसको सॉर्ट आउट किया हमने। तो यहाँ पाई इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा CRT, देन पाई इज इक्वल टू C कंसंट्रेशन N/V हो गया। किसी पर्टिकुलर एन क्या है, मोल्स है, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड में मोलर मास से हम निकाल लेते हैं। तो फाइनली अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू यहाँ पे भी हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का एक न्यूमेरिकल बनता है। इसमें भी कुछ पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं। इन पैरामीटर्स में से कुछ पैरामीटर्स गिवन होते हैं, एक पैरामीटर क्या होता है, अननोन होता है। उसकी बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, पाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम अपनी NCERT का इंटेक्स 2.12 और सोल्ड एग्जाम्पल 2.11 कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर गिवन होगा जो हमेशा केल्विन में लेना है, वॉल्यूम को हमेशा लीटर में लेना है, आर एक गैस कॉन्स्टेंट होता है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। इसमें इसकी जो वैल्यूज होंगी वो इस तरह से रहेंगे अपन, ये इसकी वैल्यूज होगी कॉन्स्टेंट की। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार जो हमें प्रेशर जो होता है वो प्रेशर बार में या ITM में दिया जाता है, तो उसको इस तरह से इंटर कन्वर्जन इसका कर सकते हैं इसमें। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर पे एक बढ़िया क्वेश्चन और बनता है जो कई बार हमें पूछा गया है, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस, मींस ऑपोजिंग प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का जो ऑपोजिंग प्रोसेस है वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस होना कब है, तो अभी हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था, और जब वो सिस्टम अप्लाई कर रखा है, दो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन है जो SPM से सेपरेट हैं, उन सॉल्यूशंस को जब हम SPM से सेपरेट करते हैं तो जनरली हमने देखा था कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ। ये मूवमेंट कब तक होगा, जब तक कि दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाएगी। ये प्रोसेस ऑस्मोसिस हो गया। हमने क्या किया, इस ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए एक अप्लाइड प्रेशर जो था, पिस्टन के थ्रू जो प्रेशर लगाया था, उस प्रेशर को हमने बोल दिया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमने पढ़ना है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर की एक डेफिनेट जो वैल्यू होती है, जो अप्लाइड प्रेशर की एक वैल्यू होती है जो ऑस्मोसिस को रोक देता है, उस अप्लाइड प्रेशर से हायर प्रेशर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, इस ऑस्मोसिस को रोक ही रहा था, लेकिन हायर प्रेशर अप्लाई करने से सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो ऑपोजिट टू ऑस्मोसिस मींस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से कहाँ स्टार्ट होना जाएंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अप्लाइड प्रेशर इज हायर देन, अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज मूव फ्रॉम opposite to osmosis means concentrated solution to dilute solution, that is called reverse osmosis of, ये रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। इसमें क्वेश्चन और पूछा गया है कि रिवर्स ऑस्मोसिस का कोई इंपॉर्टेंस है क्या, तो हम जनरली रिवर्स ऑस्मोसिस का एक इंपॉर्टेंस होता है हमारे पास, ये डीमिनरलाइजेशन ऑफ मेराइन वाटर या सी वाटर, समुद्री खारे पानी को पीने योग्य ये बनाता है, ये डीमिनरलाइजेशन ऑफ सी वाटर होता है। और इस प्रोसेस के लिए हमें किसका यूज़ करना होता है, इसके लिए जो SPM बनी होती है वो सेलुलोज एसीटेट से बनी होती है, सेलुलोज एसीटेट से बनी होती है, जो एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है, सेलुलोज एसीटेट। ऑस्मोसिस पे दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं हमें, वो पूछे जाते हैं ऑस्मोसिस के टाइप्स। एक ऑस्मोसिस को कहा जाता है एंडोऑस्मोसिस, ये बायोलॉजिकल टर्म है, और दूसरे ऑस्मोसिस को बोला जाता है एक्सोऑस्मोसिस। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए कि पर्टिकुलर सेल, जैसे ब्लड सेल हो गया या कोई और पर्टिकुलर पिकल्स वगैरह जब अपन बनाते हैं अचार वचार के लिए, जब ये क्वेश्चन बनते हैं तो कि एक पर्टिकुलर सेल को जब हम कहाँ रख रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन में रख रहे हैं, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक्सटर्नल सॉल्वेंट सॉल्यूशन से क्या होते हैं, उस सेल के अंदर पास होना शुरू हो जाते हैं। तो फाइनली क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल सेल के अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस, अंदर की तरफ मूवमेंट करें, एंडोऑस्मोसिस होगा। फाइनली क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो सेल होती है वो स्वेलअप हो जाती है। तो प्रोसेस तो एंडोऑस्मोसिस हो गया। ये होता क्या है, जब किसी पर्टिकुलर सेल को हम डाइल्यूट या प्योर सॉल्वेंट के अंदर रखते हैं तो सॉल्वेंट पार्टिकल सेल के अंदर ट्रांसफर होते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे एंडोस्मोसिस। और फाइनली सेल पे क्या होगा, स्वेल अप, सेल फूल जाएगी इसमें। दूसरा एग्जांपल इसमें लेते हैं कि उसी पर्टिकुलर सेल को जब हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर जब रखा जाता है तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स सेल के अंदर से क्या होते हैं, आउटर बाहर की तरफ मूवमेंट होना शुरू हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस एक्सोऑस्मोसिस, बाहर की तरफ मूवमेंट करें तो ये एक्सोऑस्मोसिस होता है। और फाइनली इसका रिजल्ट क्या होता है, सेल होते हुए वो श्रिंक हो जाती है। यही प्रोसेस हम एक्सोऑस्मोसिस कब करते हैं, जब अचार वगैरह बनाते हैं तो उसको सुखाने के लिए, उसमें से पानी को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, सोल्ट यूज़ करते हैं अपन मीट या पिकल्स के लिए। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट होने के बाद हमारे पास इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग आती है हमारे पास, अबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। अबनॉर्मल मोलर मास के बिहाफ पे जब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं उसको हम शो करते हैं कि इसमें वांट ऑफ फैक्टर में। ये पॉइंट क्या कह रहा है हमें, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन ये आइडिया लगा रहे हैं यहाँ पे कि जब किसी पर्टिकुलर
कंपाउंड को या सोल्यूट को जब हम सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रखते हैं तो उसके साथ दो प्रोसेस हो सकते हैं कि या तो वो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, डिसोसिएटेड या आयोनाइज्ड हो जाएगा, या वो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, एसोसिएटेड हो जाता है। आयोनाइजेशन से क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं। कोई भी आयनिक कंपाउंड जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे KCl एक आयनिक कंपाउंड है। KCl को जैसे अपन किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो आयोनाइज्ड होकर क्या देता है, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन देता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअल में 1 मोल था, लेकिन 1 मोल ने आयोनाइज्ड होकर क्या दिए, 2 मोल दिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे अपन ले सकते हैं, यहाँ पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट जब अपन ले रहे हैं तो सोडियम सल्फेट भी डिकम्पोज होकर क्या दे रहा है, 2 सोडियम आयन दे रहा है प्लस 1 सल्फेट आयन दे रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स क्या हो गए, 3 हो गए। ये तो आयनाइजेशन में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। सेम ऐसा एग्जांपल हम ले रहे हैं, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयनाइज्ड हो गए या डिसोसिएटेड हो गए तो उस केस में उसका मोलर मास होता है वो हमेशा उसके एक्चुअल मोलर मास से क्या आएगा, कम आएगा। इसको बोलते हैं अबनॉर्मल मोलर मास, मतलब सॉल्वेंट की प्रेजेंस में एक्चुअल मोलर मास का वेरी यानी इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज होना अबनॉर्मल मोलर मास। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल आयोनाइजेशन का या डिसोसिएशन का। ये आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन से एक्चुअल में होता है। सेम ऐसा एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि जब वो पार्टिकल, जैसे मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिक एसिड ले रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले रहे हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड सॉलिड स्टेट में इसका 1 मोल हमने लिया है। लेकिन जैसे इसको अपन सॉल्वेंट की फॉर्म में डालते हैं तो ये डाइमर बना लेता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इसमें क्या बन जाता है, डाइमर बन जाता है। दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होता है, कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने से उसका एक्चुअल जो मोलर मास होता है वो एक्चुअल मोलर मास से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आयोनाइजेशन में क्या हो रहा है, मोलर मास डिक्रीज हो रहा है, और एसोसिएशन में क्या हो रहा है, मोलर मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आयोनाइजेशन में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होते हैं, जबकि एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो दोनों तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि मोलर मास है वो आयोनाइजेशन में और एसोसिएशन में, डिसोसिएशन और एसोसिएशन में क्या होता है, वेरी करता है। एक्चुअल मोलर मास है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये तो हो गया अब नॉर्मल मोलर मास। और हमें पता है कि आयोनाइजेशन से और एसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। जैसे अभी आपने देखा NaCl के केस में 2 मोल हो गए, सोडियम सल्फेट में 3 मोल हो गए। एसिटिक एसिड के एक्चुअल में सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो 2 थे, लेकिन एसोसिएशन के बाद वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करेंगे, एक सिंगल मॉलिक्यूल बन गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, उस बिहाफ पे क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करी थी वो भी वेरी करती हैं। और ये जो वेरिएशन है वो वेरिएशन किस में शो किया जाता है, वो वेरिएशन शो किया जाता है वांट ऑफ फैक्टर आई में शो किया जाता है। ये एसोसिएस ये कॉलिगेटिव ये वांट ऑफ फैक्टर आई में शो किया जाता है। वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करने के कई प्रोसीजर होते हैं। ये प्रोसीजर हमारे पास, तो जब ये वांट ऑफ फैक्टर में शो किया जा रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम शो करेंगे। जितनी भी अभी हमने 4 जो फॉर्मूले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिस्कस किए हैं उनको आई के रेस्पेक्ट में शो करते हैं। यानी जो फॉर्मूले थे, चाहे वो रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर हो, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर हो, उनके जो फॉर्मूले हमने बनाए थे वो फॉर्मूले क्या होंगे, आई वांट ऑफ फैक्टर के बिहाफ पे शो किए जाते हैं। ये वांट ऑफ फैक्टर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, 2-3 तरीके होते हैं इसको कैलकुलेट करने के। वो कैल प्रोसीजर क्या है कि जो हमें वैल्यूज दी जा रही हैं, सपोज जैसे हमें नॉर्मल मोलर मास और अब नॉर्मल मोलर मास दे रखा है, उस नॉर्मल और अब नॉर्मल मोलर मास के बिहाफ पे भी अपन आई कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एसिटिक एसिड का एग्जांपल दिया, तो एसिटिक एसिड का नॉर्मल या एक्चुअल मोलर मास था कितना, 60। बट जैसे ही वो डाइमर बनाएगा सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, इसके 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से एसोसिएट हो गए, और एसोसिएट होने के बाद वो क्या करते हैं, एक सिंगल एंटिटी की तरफ बिहेव करें तो उसका जो मोलर मास है वो जस्ट डबल हो जाता है। तो जब उसका कैलकुलेटेड मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो 60 उसका एक्चुअल मोलर मास था, नॉर्मल मोलर मास था, अब नॉर्मल मोलर मास हमारे पास 120 आया। तो ये इसको सॉर्ट आउट किया तो 1/2 हो जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं इसमें ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जैसे हमें डेल्टा टीबी की कोई वैल्यू दे रखी है, ओके, या डेल्टा टीबी की दे रखी है, या डेल्टा टीएफ की दे रखी है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है, उसके बिहाफ पे हम जो थ्योरेटिकल या कोली उसके वैल्यू हम उसको रेशियो निकाल कर भी हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका और होता है हमारे पास, वो तरीका क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन और बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। यही एसिटिक एसिड वाला अपन एग्जांपल जब यहाँ लेते हैं हमारे पास, तो हमारे पास एक्चुअल में क्या था, एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल थे, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल एक्चुअल में वो मॉलिक्यूल कितने,
आफ्टर यानी होने के बाद वो एक दो मॉलिक्यूल थे, लेकिन दो मॉलिक्यूल बिहेव किसकी तरह करें, एक मॉलिक्यूल की तरह। तो आफ्टर तो वो एक मॉलिक्यूल हो गए, दो मॉलिक्यूल एसोसिएटेड हो गए, डाइमर बनाने, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 हो गया। बट पहले एक्चुअल में थे कितने, तो सॉलिड स्टेट में वो 2 मोल्स थे, तो 1/2। तो यदि अपन मोलर मास के अकॉर्डिंग करें तभी 1/2 आ रहा है, और यदि अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग करें, एसिटिक एसिड के एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, तो दोनों में क्या रहा है, 1/2 या 0.5 आ रहा है। और ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है ये आई, ये इस तरीके से होगा कि डेल्टा पी प्रेशर है वो ऑब्जर्व है या थ्योरेटिकल है। इस फॉर्मूले को अपन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे, ये जो सेकंड फॉर्मूला उसको अपन इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कुछ एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे शो किए हैं कि 1 मोल ऑफ NaCl है तो 2 मोल देगा, वो कैल्शियम क्लोराइड है वो 3 मोल्स देगा, और पोटेशियम फेरोसाइनाइड है वो 5 मोल्स देगा, जिसमें 4 तो पोटेशियम आयन होंगे, एक फेरोसाइनाइड होगा। तो इस तरीके से इस केसेज में क्या होता है, आई की वैल्यू यानी जब डिसोसिएशन हो रहा है या आयोनाइजेशन हो रहा है तो आई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक से बड़ी होती है, और आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हो गया। लेकिन ऑब्जर्व जो मोलर मास होता है वो उतना ही क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी, आई की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन मोलर मास क्या होता है उसी बिहाफ पे हाफ या 1/3 या 1/5 हो जाता है। ये तो होता है आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन के बिहाफ पे। और सिमिलरली ऐसी पॉइंट हम बात करें कि इसमें किसी ऑर्गेनिक एसिड के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे इसमें फॉर्मिक एसिड होगा, बेंजोइक एसिड होगा, इन तीनों में कॉमन क्या होगा, C OH होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से, OH की प्रेजेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्या बना लेते हैं, इस तरह से एक साइकिल डाइमर बना लेते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने शो किया यहाँ पे, एसिटिक एसिड आप देख पा रहे हो कैसे इसने डाइमर बनाया है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और ये बेंजोइक एसिड है कैसे ये डाइमर बना रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 थे, और उसके बाद वो क्या हो गया, एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करें, नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है, सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करें, ये एसोसिएशन का एग्जांपल है। यहाँ पे एक्चुअल में इसका मोलर मास 60 था, लेकिन यहाँ पे जस्ट डबल हो जाता है, 120 हो जाता है। तो इस 26 नंबर ऑफ पार्टिकल 2 और 1 या मोलर मास 60 और 120 के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या था, एसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक से छोटी आएगी, जबकि आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 थी। उस केस में मोलर मास क्या होता है, या इंक्रीज होता है। ठीक है, तो कोलिगेटिव आई की वैल्यू डिक्रीज होगी तो मोलर मास इंक्रीज होता है, और आई की वैल्यू यदि एक से बड़ी आ रही है तो मोलर मास क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। इस तरीके से अपन इसको शो कर सकते हैं। एक्चुअल में एक आई का फॉर्मूला होता है, हमारे मोल्स कैलकुलेट करने के लिए चीज़ कैलकुलेट की जाती हैं, हमारे कुछ एक न्यूमेरिकल जो इस फॉर्मूले पे भी बेस्ड हैं। आई जनरली 2-3 फॉर्मूले तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कैसे, एक आई भी आप याद रखेंगे, आई हमेशा किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। सोल्यूट जो पार्टिकल है उसको सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इक्विलिब्रियम में आते हैं, आई की वैल्यू उसके इक्वल होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।